चलिए देखते हैं लॉ ऑफ टॉट को। इसको ध्यान से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट सब्जेक्ट है। टॉट की अगर बात करें तो सबसे पहले ये जो वर्ड ओरिजिनेट हुआ है टॉट, ये लैटिन टर्म टॉटम से आया है जिसका मीनिंग होता है क्रुक्ड, ट्विस्टेड और रॉन्ग। ओके, तो टॉट को याद रखिए, यहाँ पर जितने भी एक्ट या ओमिशन होंगे वो सारे के सारे सिविल नेचर के होंगे, सिविल रॉन्ग होंगे। तो यहाँ पर पनिशमेंट ग्रांट नहीं किया जाएगा, यहाँ पर कॉम्पेंसेशन ग्रांट किया जाएगा। तो टॉट आखिर करता क्या है, इसका काम क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम इसे? तो टॉट को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि टॉट जो है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के राइट्स या ड्यूटीज को डिफाइन करने का काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल कंडक्ट एंड पब्लिक कन्वीनियंस। आपका कोई भी एक्ट या ओमिशन इस तरह का होना चाहिए जिससे कि दूसरों को परेशानी ना हो या इनकन्वीनियंस ना हो या किसी का राइट इन्फ्रिंज ना हो। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये देखने का काम कौन करता है? टॉट करता है, डिफाइन वही करता है। टॉट की अगर बात करें तो ये एक अनकोडिफाइड लॉ भी है। कैसे? जैसे आपका आईपीसी है या बीएनएस आप ले लीजिए या बीएनएसएस आप ले लो, ये सब क्या है? ये एक एक्ट के थ्रू फ्रेम हुए हैं, है ना? एक्ट है, उसी के थ्रू इसको फ्रेम किया गया और इसमें सेक्शंस लिखे गए हैं और पर्टिकुलर एक्ट या ओमिशन को वहां पर डिफाइन किया गया है। लाइक मर्डर हो गया, उसको डिफाइन किया गया, ग्रीवियस हर्ट है उसे डिफाइन किया गया है। लेकिन टॉट के लिए ऐसा कोई भी एक्ट फ्रेम नहीं किया गया, इसीलिए ये अनकोडिफाइड नेचर का है। इसके लिए कोई प्रॉपर कोड नहीं बनाया गया कि अगर दिस मान लीजिए कोई सिचुएशन अराइज होता है तो उसमें क्या सजा होगा। ठीक है, इस तरह का कुछ एक्ट जो है वो नहीं बनाया गया है, इसीलिए इसे कहते हैं अनकोडिफाइड लॉ। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि टॉट को मेंशन कहाँ किया गया है, तब आपका आंसर होगा सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन 1963 में ये चीज लिखा हुआ है टॉट के बारे में, मतलब टॉट को वहां पर मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चंस बनते हैं, PYQ वगैरह आप देखोगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। अगर रेमेडी की बात करें कि किस तरह की रेमेडी दी जाती है, तो याद रखिएगा पिक्यूनरी रेमेडी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि टॉट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है और सिविल रॉन्ग में पनिशमेंट नहीं होता, पनिशमेंट जो होता है वो कॉम्पेंसेशन के ही फॉर्म में होता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पिक्यूनरी रेमेडी जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो होते हैं ये कोर्ट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, ये पहले से प्री फिक्स नहीं होता है। हमें थोड़ी पता होता है कि कोई सिचुएशन अगर अराइज हुआ है तो उसमें किस तरह का डैमेज हुआ है, किस लेवल का डैमेज हुआ है, ज्यादा डैमेज हुआ है या कम डैमेज हुआ है, इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल होता है। इसीलिए कोर्ट डिटरमाइन करती है कि जो भी घटना हुई है उसके अंदर जिस किसी को भी नुकसान हुआ है वो कितना लेवल का नुकसान हुआ है। ठीक है, ज्यादा नुकसान हुआ है या कम नुकसान हुआ है, उसी के अनुसार कॉम्पेंसेशन को डिसाइड किया जाता है और इसी कॉम्पेंसेशन को रेमेडी के फॉर्म में प्रोवाइड करवाया जाता है कोर्ट के थ्रू। तो याद रखिएगा टॉट में कॉम्पेंसेशन ग्रांट किया जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज के अगर नजरिए से देखा जाए तो टॉट जो है एक पावरफुल ब्रांच ऑफ लॉ के रूप में ओरिजिनेट हुआ, क्योंकि आप लोग सुनते होंगे कि छोटी छोटी बातों के लिए वहां पर जो है ना केसेस हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में नैरो कॉन्सेप्शन जो है वो टॉट का फ्रेम्ड हो रखा है। इसके भी अपने रीजंस हैं, जैसे कि इलिटरेसी, लैक ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस या फिर एक्सपेंसिव एंड डायलेटरी फॉर्म ऑफ जुडिशियल सिस्टम। ये सब कुछ रीजंस हैं जिसके कारण टॉट जो है वो कम्प्लीटली हमारे इंडिया में डेवलप नहीं हो पाया है। ठीक है, अभी भी ये नैरो कॉन्सेप्ट को ही लेकर चल रहा है, स्लो डेवलपमेंट में ये चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे उम्मीद है कि टॉट भी एक दिन अच्छे से डेवलप हो जाएगा। जैसे कि डेवलप कंट्रीज में टॉट को पावरफुल ब्रांच के रूप में देखा जाता है, इंडिया में भी इसे इसी तरह से देखा जाएगा। कई बार टॉट के नेचर के बारे में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और यहाँ पर क्या है कि अलग अलग ज्यूरिस्ट के नाम आपको याद रखने होंगे, किस ज्यूरिस्ट ने टॉट को किस तरह से डिफाइन किया गया है। ओके, जैसे मैच ऑफ द फॉलोइंग दे देगा, एक तरफ ज्यूरिस्ट का नाम लिखा रहेगा, दूसरे तरफ उन्होंने जो डिफाइन किया है, जो स्टेटमेंट दिए हैं वो लिखा जाएगा, एंड देन फिर आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना पड़ेगा।
तो कैसे करेंगे? इतने बड़े स्टेटमेंट्स तो आपको याद नहीं होने वाले हैं, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स तो याद हो भी जाएं, बड़े स्टेटमेंट्स तो बहुत मुश्किल से ही याद होते हैं। अगर याद हो गए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं याद हुए हैं तो उनके कीवर्ड्स को आप याद रखें। ओके, फॉर एग्जाम्पल सैलमन ने क्या कहा था टॉर्ट के बारे में? इट इज अ सिविल रॉन्ग। तो आप सिविल रॉन्ग को याद रखें कि सिविल रॉन्ग किसने कहा था? सैलमन ने कहा था। विनफील्ड ने क्या कहा था? कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी, याद होगा ये वर्ड, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। टॉर्टियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ। ये विनफील्ड का कहना था कि इट्स ब्रीच इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होगा, इसके लिए एक्शन लिया जाएगा। अगर किसी ने भी किसी पर्सन का हार्म किया है, ड्यूटी को ब्रीच किया है, देन फिर टॉर्ट वहां पर एग्जिस्ट करेगा, उसे ही हम टॉर्ट कहेंगे। फ्रेजर का कहना है कि इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का अगर आपने राइट्स को क्या किया है? ब्रीच किया है, तो वो भी टॉर्ट की कैटेगरी में आएगा, उसे भी हम टॉर्ट कहेंगे। ऐसा फ्रेजर का कहना है। पोलॉक की बात करें तो पोलॉक का कहना है कि एवरी टॉर्ट इज एन एक्ट और ओमिशन विच इज रिलेटेड टू हार्म सफर्ड बाय डेटरमिनेट पर्सन। जिस भी पर्सन ने हार्म को सफर किया है, ठीक है, कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा ओमिशन जिसके थ्रू किसी पर्सन को हार्म पहुंचा हो, तो उसे हम टॉर्ट कहेंगे। तो सबका देखा जाए कहना तो एक ही है। कोई कह रहा है कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कोई कह रहा है राइट इन रेम, कोई कह रहा है सिविल रॉन्ग, कोई कह रहा है कि हार्म सफर्ड बाय डिटरमिनेट पर्सन। तो ये जो कीवर्ड्स हैं इनको अच्छे से आप याद रखना, एंड देन फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो किस ज्यूरिस्ट ने क्या कहा ये आपको याद रखने की जरूरत है, नोट्स में लिखा हुआ है, आप एक बार इसको पढ़ सकते हो और वीडियो को फिर से आप रिवाइंड करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो टॉर्ट के लिए कोई प्रिसाइज या साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है कि टॉर्ट को एक स्पेसिफिक डेफिनेशन के अंदर रखा जा सके। सब ज्यूरिस्ट जो हैं वो अपने अपने तरीके से टॉर्ट को डिफाइन करें कि इसका नेचर किस तरह का है, लेकिन रेमेडी वही है, कॉम्पेंसेशन। इस बात को याद रखिएगा। अगर एसेंशियल्स की बात करें कि एसेंशियल्स क्या है टॉर्ट के, तो याद रखिए यहाँ पर एसेंशियल्स क्या होंगे? एक्ट और ओमिशन होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, लीगल डैमेज या इंजरी होना चाहिए। ओके, आपका एक्ट या ओमिशन कुछ इस तरह का होना चाहिए कि अगला पर्सन जो है उसके राइट्स या उसके जो ड्यूटीज है वो ब्रीच हो जाए, ठीक है, उसको इंजरी पहुंचे। तो ये आपको करना होगा, तब जाके टॉर्ट कमिट होगा। ऐसे मैं टॉर्ट को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि एसेंशियल्स क्या होने चाहिए। तो अगर देखा जाए, इसको समराइज अगर करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन प्लस लीगल और एक्चुअल डैमेजेस प्लस लीगल रेमेडी इक्वल्स टू टॉर्ट। टॉर्ट में क्या क्या चीजें आना चाहिए? रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन, लीगल इंजरी या फिर डैमेज होना चाहिए, और टॉर्ट जो है वो रेमेडी भी प्रोवाइड करता है, लीगल रेमेडी। कोर्ट के थ्रू आपको रेमेडी मिलेगा, कॉम्पेंसेशन। तो इसीलिए इसे ही हम क्या कहते हैं? टॉर्ट। ये समराइज्ड वे में आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो लीगल डैमेज कहने का मतलब क्या? लीगल डैमेज कहने का मतलब है कि वायोलेशन ऑफ राइट्स, किसी के राइट्स को अगर आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं, ठीक है, वायोलेट कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज लीगल डैमेज और इंजरी। इसमें भी आप दो तरह की इंजरी पढ़ते हो, एक होता है इंजूरिया साइन डैमनो, ठीक है, और दूसरा होता है डैमनम साइन इंजूरिया। इंजूरिया साइन डैमनो में क्या होता है कि वायोलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट एनी हार्म। यहाँ पर लीगल राइट वायलेट तो होगा लेकिन बिना किसी नुकसान के। और डैमनम साइन इंजूरिया में क्या होता है कि नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट सफर्ड विथ डैमेजेस, ठीक है, लीगल राइट का कोई वायलेशन नहीं हुआ लेकिन वहां पर डैमेज जरूर हुआ। तो इस तरह के जो डैमेजेस होते हैं ये सब लीगल डैमेज की कैटेगरी में आते हैं। तो ये एसेंशियल्स है टॉर्ट का जो आपको याद रखना है। प्लस एक मैक्सिम है जो कि टॉर्ट के साथ हमेशा यूज होता है, उसका नाम है यूबी जुस इबी रेमीडियम। इसका मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां पर भी राइट होगा वहां पर रेमेडी भी होगा, ठीक है। तो ये टॉर्ट के एसेंशियल्स थे। टॉर्ट के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो अभी तक हम लोग देख लिए कि टॉर्ट क्या है, ठीक है,
टॉट का नेचर कैसा है, उसके एसेंशियल्स क्या है, उसके रेमेडीज़ क्या है, क्या उसमें रेमेडी दिया जाता है, मैक्सिमम हम लोगों ने देख लिया, और अलग अलग ज्यूरिस्ट ने क्या कहा है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं थोड़ा सा कि रॉन्गफुल एक्ट किसे कहते हैं। इतनी देर से हम लोग कह रहे हैं ना कि एक्ट ओमिशन, तो रॉन्गफुल एक्ट किस तरह का एक्ट होना चाहिए। एक्चुअली रॉन्गफुल एक्ट को दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला वायलेशन ऑफ राइट्स, दूसरा ब्रीच ऑफ लाइबिलिटीज। अगर वायलेशन ऑफ राइट होता है तो भी वो रॉन्गफुल एक्ट होगा, अगर लाइबिलिटीज आपने ब्रीच किया है तो भी वो रॉन्गफुल एक्ट होगा। लेकिन वायलेशन ऑफ राइट्स किस लेवल पे, अगर पब्लिकली आपने किया तो वो तो ऑफेंस हो जाता है ना। अगर आपने इंडिविजुअल पर्सन के राइट्स को हनन किया है, इन्फ्रिंज किया है, देन फिर वो टॉर्ट की कैटेगरी में आता है। वहीं अगर ब्रीच ऑफ लाइबिलिटीज की देखा जाए तो कुछ लाइबिलिटीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिक्स्ड होती है। लाइक आप कोई एग्रीमेंट वगैरह फ्रेम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम करते हैं, तो उसमें कुछ कंडीशंस लिखे रहते हैं और उसको परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। अगर आप उसको परफॉर्म नहीं करते हैं तो इसका यही मतलब होता है कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि लॉ के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया गया कि आपको ये एक्ट करना है या नहीं करना है, अगर आपने उस एक्ट को कर दिया है, मान लीजिए कोई एक्ट है जिसके लिए मना किया गया है, मनाही है, और आपने वो कर दिया है, तो वो टॉर्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग रॉन्गफुल एक्ट के कैटेगरी में रख के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्लस कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि पिजन होल थ्योरी किसने दिया था। तो पिजन होल थ्योरी सैलमन की थ्योरी है। कभी कभी बुक के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट, ये जो बुक है ये किसका बुक है, तो याद रखिएगा विनफील्ड का बुक है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है या लॉ ऑफ टॉर्ट कहते हैं। तो इसके लिए दो स्टेटमेंट्स हैं, उन दो स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर पढ़ देती हूँ। एवरी रॉन्गफुल एक्ट फॉर विच देयर इज नो जस्टिफिकेशन शुड बी ट्रीटेड एज टॉर्ट। कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट जिसके लिए कोई भी जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे किसी भी एक्ट को हम टॉर्ट की कैटेगरी में डालते हैं। और इसके लिए, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसका सपोर्ट भी विनफील्ड के द्वारा मिला है। इस स्टेटमेंट को विनफील्ड ने सपोर्ट किया है। इफ देयर आर स्पेसिफिक नंबर ऑफ रॉन्ग्स, मान लीजिए एक से ज्यादा बार आपने गलतियां की हैं, एंड द बियॉन्ड द लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी के बियॉन्ड जाकर आपने गलती की है, तो वो भी लॉ ऑफ टॉर्ट की कैटेगरी में आएगा। ऐसे लायबिलिटीज को, ऐसे स्पेसिफिक नंबर ऑफ रॉन्ग्स को लॉ ऑफ टॉर्ट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसके सपोर्टर कौन है, विनफील्ड। दूसरे वाला जो स्टेटमेंट है उसके सपोर्टर कौन है, सैलमन, ठीक है। ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, देन यू कैन रीड इट आउट। ओके, सो इसके अलावा कुछ केस लॉज भी हैं जिसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल एशबी वर्सेस वाइट का केस, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस जो कि 1410 में आया था। इसके अलावा चेशमोर वर्सेस रिचर्ड का केस। ये जितने भी केस लॉज मैं बता रही हूँ ये आपको याद होना चाहिए। टॉर्ट के सबसे ये फेमस केस लॉज हैं। तो जो जो केस लॉज हैं वो मैंने नोट्स में लिख दिया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा कोई और डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड द अपडेट्स। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, प्लस कमेंट बॉक्स में भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू।